प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, इस ऑनलाइन व्याख्यान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का मेरा यह व्याख्यान बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए है और इस व्याख्यान का जो टॉपिक है वह है पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, अर्थात पवन के अपर्दन से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ हम इस व्याख्यान के अंतर्गत समझेंगे। वे कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं जो पवन की अपरदनात्मक क्रिया से होती हैं, इन स्थलाकृतियों के बनने की क्या वजह है, क्यों भिन्न भिन्न स्थलाकृतियाँ बनती हैं जबकि पवन का अपर्दन का कार्य होता है संपूर्ण क्षेत्र में, फिर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो ये तमाम बातें हम आज अध्ययन करेंगे। बड़ा रोचक विषय है। जब हम मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाकर के प्रैक्टिकली इन स्थलाकृतियों को देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य हमें होता है कि किस तरह से ये स्थलाकृतियाँ निर्मित हुई हैं। हमें बिना ठीक से अध्ययन किए सहज में तो ये भरोसा भी नहीं होता कि केवल पवन के अपर्दन कार्य से इस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण हो भी जाता होगा। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं कि पवन अपने अपरदनात्मक कार्यों से किस प्रकार स्थलाकृतियों का निर्माण करती है और कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ इससे बनती हैं। पवन का अपर्दन का कार्य सर्वाधिक उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। इसके ऊपर हम पहले चर्चा कर चुके हैं और यह भी हम चर्चा कर चुके हैं कि पवन के अपर्दन कार्य में दो क्रियाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। पहली है अपवाहन क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में डिफ्लेशन कहते हैं, और दूसरी क्रिया है अपघर्षण की क्रिया, जिसको एब्रेजन या कोरेजन के नाम से जानते हैं। तो इस अपवाहन और अपघर्षण की क्रिया के फलस्वरूप ही अपर्दन से संबंधित जो स्थलाकृतियां हैं उनका निर्माण होता है और ये स्थलाकृतियों का निर्माण मरुस्थलीय प्रदेशों में ही होता है, क्योंकि वहीं इस तरह की अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के निर्मित होने के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, उष्णता और शुष्कता। इनसे जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं उनको हम एक दृष्टि में अगर उनकी चर्चा करें तो हम कह सकते हैं वातगर्त बनते हैं, द्वीपाभिगिरी बनते हैं, क्षत्रक शिला, भूस्तंभ, तिपहल शिला, अस्मिक जालक, पुल, जूजेन, यार्डंग और इस प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो इस पवन के अपरदनात्मक कार्य के द्वारा निर्मित होती हैं। तो आइए हम एक एक करके इनकी निर्माण प्रक्रिया और इनकी जो आकृतियां हैं उनके ऊपर चर्चा करें। पहले हम लेते हैं वातगर्त या अपवाहन बेसिन, जिनको इंग्लिश में कहते हैं ब्लोआउट या डिफ्लेशन बेसिन्स। पवन धरातल की ढीली और जो असंगठित चट्टानें हैं उनको अपवाहन क्रिया के द्वारा उड़ा कर ले जाती है। इससे छोटे छोटे गर्त बन जाते हैं। यही जो छोटे छोटे गर्त हैं इनको हम वातगर्त के नाम से जानते हैं। अर्थात पवन जब अपना कार्य करती है, पवन जब बहती है तो जहाँ ढीली चट्टानें हैं और असंगठित चट्टानें हैं वहाँ पर रगड़ के द्वारा, अपवाहन के द्वारा वो उस क्षेत्र में जहाँ पर चट्टान थी उसको घिस देती है और घिस करके गर्त बना देती है, गर्तनुमा आकृति बन जाती है। यही जो गर्तनुमा आकृति है वह वातगर्त के नाम से या ब्लो आउट के नाम से जानी जाती है। इस तरह के अनेक उदाहरण मिलते हैं विश्व में। मिस्र के मरुस्थल में यदि हम देखते हैं तो अनेक ऐसे क्षेत्र वहाँ हैं जहाँ इस तरह की रचनाएं
मिलती हैं। ये सहारा में भी कालाहारी, गोबी, इन सब जो मरुस्थल हैं उनमें वातगर्त मिलते हैं। और इन वातगर्तों में ऐसी भी स्थिति आती है कि इनकी जो गहराई है वो इतनी हो जाती है कि ये भौम जल स्तर तक भी पहुंच जाती है। और भौम जल स्तर तक जब इनकी गहराई पहुंच जाती है तो यहाँ एक तरह की ये झीलें बन जाती हैं। वर्षा काल में इनमें पानी और भर जाता है और वहाँ पर फिर मरुद्यानों का निर्माण भी हो जाता है, मरुद्यान बन जाते हैं। ऐसे उदाहरण भी आपको, जैसे मिस्र है तो मिस्र में बहारिया, खुरगा, फाराफरा, दाखला, या अनेक ऐसे मरुद्यान हैं जो इस प्रकार से निर्मित हुए हैं। तो ये था वातगर्त। इसके बाद दूसरा है द्वीपाभिगिरी, जिसको इंजेलबर्ग के नाम से जानते हैं। जर्मन भाषा में इंजेलबर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है द्वीप या द्वीपीय पर्वत, इसलिए इसका नाम दिया गया द्वीपाभिगिरी। मरुस्थल रूपी रेत का जो विशाल समुद्र है उसमें कठोर शैलों के उभरे हुए टीले द्वीप या पर्वत की तरह दिखाई देते हैं। शिला की कोमल शैलें पर्वत की अपघर्षण की क्रिया से अपर्दित हो जाती हैं। केवल उसका जो कठोर भाग है वो अवशिष्ट रह जाता है। ये प्राय ग्रेनाइट और नीश से बने हुए शैलों के गुंबद होते हैं। तो ये होते हैं द्वीपाभिगिरी। ये ऊपर का जो हिस्सा है वो अपने को एक द्वीप के रूप में उभरा हुआ दिखाई देता है और उसके आसपास का धरातल का जो भाग है वो घिस जाता है। तो ये घिसा हुआ चिकना सा अवशिष्ट जो भाग है वो द्वीप के रूप में दिखाई देता है, जिनको इंशेलबर्ग कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक तीसरी स्थलाकृति है मशरूम रॉक, जिसको गारा के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको क्षत्रक शिला कहा गया है। ये भी एक विशेष आकृति है और ये ऐसा लगता है जैसे कोई शिला को छतरी नुमा आकृति दे दी गई है। इसमें नीचे से धरातल के आसपास की जो शैल है वो बहुत ही पतली होती है, जैसे छतरी की डंडी होती है पतली, और ऊपर का भाग छतरी का जैसे फैला हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार से ऊपर का भाग शैल का फैला हुआ बड़ा होता है। इसीलिए इसका नाम भी है छत्रक शिला। इसमें ये होता है कि अपघर्षण की क्रिया के कारण जो पवन के साथ कठोर जो कण आए शैलों के, उन कणों के अपघर्षण के द्वारा शैल के निचले भाग को अधिक अपर्दित कर दिया गया और शैल का ऊपरी भाग था, चूंकि कण जो मोटे कण है वो नीचे रहते हैं तो उन्होंने ज़्यादा अपघर्षण किया और ऊपरी शैल का अपघर्षण कम हुआ। इस कारण से ये आकृति बनती है जिसको हम मशरूम रॉक के नाम से जानते हैं। अगली स्थलाकृति है चौथी भूस्तंभ या डिमोइजल। ढीली कोमल शैलों के ऊपर जब कठोर और प्रतिरोधी शैलें बिछी हुई रहती हैं तो वे नीचे की कोमल शैलों को संरक्षण प्रदान करती हैं। कालांतर में अगल बगल की कोमल शैलों का अपर्दन हो जाता है, लेकिन उनके शीर्ष पर कठोर शैलों का आवरण शेष रह जाता है और ये कुल मिलाकर के जो ऊपर कठोर शैलों का आवरण रह गया और नीचे की शैलें अपर्दित हो गई हैं, इनसे जो कुल मिलाकर के स्तंभ जैसी आकृति बनती है, इसी को हम भूस्तंभ या डिमोइजल के नाम से जानते हैं। इसी तरह से एक और आकृति बनती है अपरदनात्मक कार्य से पवन द्वारा, वह है ड्राई कांटर या तिफल शिला। ये जो पवन अपने साथ चलती है तो जैसे पत्थर इत्यादि के टुकड़े हैं उनके ऊपर वो तीक्ष्ण प्रहार करती है और चारों ओर से प्रहार होने के बाद ये जो कठोर शिलाओं के ऊपर खरोंचे पड़ जाती हैं और ये कई दिशाओं से चलती हैं। इस कारण से ये जो चट्टानें हैं, जो पत्थर हैं, इनके ऊपर जो आकृति बनती है वो कुल मिलाकर के चतुष्फलक जैसी आकृति उन शिलाओं की हो जाती है। और ये जो चतुष्फल की आकृति है, इसी आकृति को हम ड्राई कांटर या तिफल शिला के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक अन्य है अस्मिक जालक, स्टोन लैटिस के नाम से हम
जानते हैं इसको। भिन्न भिन्न संरचना वाली शैलों पर पवन की अपघर्षण क्रिया से यह आकृति बनती है। जब वेगपूर्ण पवन द्वारा बालू के टीलों में कोमल कण हट जाते हैं, लेकिन जो कठोर शैलें हैं वो ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, तो उनके ऊपर मात्र पॉलिश जैसी हो जाती है घर्षण के कारण, और इससे उन शैलों में जगह जगह ज़्यादा अपरदन हो जाता है, तो जालियां सी बन जाती हैं। शैलों में बीच में छिद्र हो जाते हैं, जालीनुमा दिखाई देती हैं। तो ऐसी जो आकृति बनती है उसको स्टोन लैटिस या अस्मिक जालक के नाम से जानते हैं। पुल और खिड़की की बात यदि हम करें तो पवन के निरंतर प्रवाह और उसके प्रहार के द्वारा जालीदार शिला में जब आर पार छिद्र हो जाता है तो क्रमशः यह विस्तृत होता रहता है। इसे हम पवन की खिड़की कहते हैं। धीरे धीरे शिला का कटाव आधार तक हो जाता है तो एक मेहराब के रूप में आकृति दिखाई देती है। शिला की छत जो होती है वो पुल की तरह शेष रह जाती है, इसलिए इसको पुल नाम दे दिया जाता है। जब शिला इतनी, उसके छिद्र इतने कट जाएं कि केवल बीच में तो पूरी शिला कट जाए और ऊपर एक मेहराब के रूप में दिखाई दे, आर्क के रूप में दिखाई दे, तो उसकी जो छत है वो एक तरह से पुल जैसी दिखाई देती है। इस कारण से इसका नाम रखा गया पुल। एक आकृति है जूजेन। जर्मन भाषा में जूजेन या जूगेन जो शब्द है, इसका अर्थ है कठोर एवं प्रतिरोधी शैल। जो कोमल शैलों के ऊपर दवात के ढक्कन की आकृति में रुकी हुई है, टिकी हुई है। इनकी ऊंचाई 30 मीटर तक होती है। अब तक के अध्ययनों में यह पाया गया। इनकी रचना क्षैतिज स्तरों वाली जो क्रमिक कोमल कठोर शैलें होती हैं उनमें पाई जाती है। शैलों की दरारों और संधियों में ओस और जल प्रवेश कर जाता है, जो रात्रि के समय कम तापमान हो जाने पर जम जाता है। इससे शैलों में प्रसार होता है और दरारें विस्तृत हो जाती हैं। इस प्रकार की शैलें संधियों के स्थान पर विघटित होती हैं और इस ढीले पदार्थ को दिन के समय जब पवन चलती है तो उसको उड़ा ले जाती है। इस क्रिया द्वारा छिद्र व संधियों के निरंतर विस्तार होने से कालांतर में जूजेन जैसी विशिष्ट आकृतियां बन जाती हैं। तो ये कुल मिलाकर के देखने में ऐसी लगती हैं जैसे कोई दवात हो ढक्कन वाली, इस तरह की आकृति दिखाई देती है। ये जूगेन कहलाते हैं। और इसी प्रकार की एक आकृति होती है यारडांग। यारडांग जो होता है वो जूजेन के विपरीत स्थलाकृति है। इनका निर्माण कोमल और कठोर शैलों के क्रम से लंबवत स्तरों के ऊपर होता है। वहां तो था ऊर्ध्वाधर, या वहां तो था क्षैतिज, और यहाँ है लंबवत ऊर्ध्वाधर। कोमल शैलों के अपरदन से खांचे या लंबी नालियां बन जाती हैं और शैलें कटक के रूप में स्थित रह जाती हैं। तो यारडांग का विकास पवन की दिशा के समानांतर होता है सामान्यतया। इनकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर तक और इनकी चौड़ाई तो कई सौ मीटर तक देखी गई है। अनेक अध्ययन ऐसे हुए जिनमें यारडांग के अध्ययन हुए, जैसे आर्थर होम्स ने भी किया, और उन्होंने यारडांग को कॉक्सकॉम्ब के नाम से नाम दिया। तो अनेक अध्ययन इन मरुस्थलीय जो पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं इनके हुए हैं, और इनमें ये महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं जिनके ऊपर हमने चर्चा की है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, और इस पर जो बनने वाले क्वेश्चन है, एक तो निबंधात्मक प्रश्न बन सकता है विश्वविद्यालय प्रश्नों के लिए। उसमें प्रश्न बनेगा पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का विस्तृत विवरण दीजिए, या मरुस्थल में पवन द्वारा बनने वाली प्रमुख अपरदनात्मक स्थलाकृतियों पर प्रकाश डालिए। भाषा कुछ भी हो सकती है। कुल मिलाकर के पवन के अपरदन से बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं उनकी हमें चर्चा करनी है, उनका हमें विस्तार से वर्णन करना है, सचित्र वर्णन करना है। उसके भौतिक गुणों को बतलाते हुए, उसकी विशेषताओं को बतलाते हुए हमें वर्णन करना होता है। आज के इस ऑनलाइन